आप फर्स्ट क्लास भी होंगे, मैं मानता हूं कि आप फर्स्ट क्लास भी होंगे और अच्छे मार्क्स भी होंगे, आपके 60 70 80 मार्क्स भी होंगे, डिग्री के अंदर आपके इतने मार्क्स भी होंगे। लेकिन वो जो डिग्री का मार्क्स है ना, वो डिसाइड नहीं करता कि वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ये फैक्ट है कि वो डिग्री के मार्क्स या ट्वेल्थ के मार्क्स ये कभी डिसाइड नहीं करते कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो सिर्फ इतना बताता है कि आप इतने मेहनती हो, आपकी डिग्री, आपके मार्क्स ये बताते हैं कि आप इतने मेहनती हो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। भैया कॉलेज, ट्वेल्थ लेवल, ये सब कुछ एक अलग है, कंपटीशन एक अलग जमाना है, कंपटीशन एक अलग है। कॉलेज की दुनिया और ट्वेल्थ की क्लासेस के मार्क्स अलग है। वो सिर्फ हमारे को ये प्रूफ बताती है कि हम इतने मेहनती हैं और हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। और देखो, इसमें अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आपको पता है 300-400 बच्चों के, अगर आप किसी भी कॉलेज के टॉपर होंगे, कोई बच्चा होगा जो कॉलेज का टॉपर होगा, हो भी सकता है कहीं बच्चे कॉलेज के टॉपर होंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखोगे ना तो तुम्हारे जैसे कितने ही टॉपर हैं। हर कॉलेज में एक टॉपर है, हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक टॉपर है। तो अगर उन टॉपर्स को साथ में मिला दिया जाए ना, तो भी सिलेक्शन में जो सीटें हैं ना वो कम है। तो भैया ये भी कभी मत सोचना कि मैं टॉपर हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पे जिस बच्चे का 50% मार्क्स है ना, अगर उसमें काबिलियत है ना कुछ करने की, कुछ मेहनत करने की, तो वो भी सिलेक्शन निकाल लेगा। और जिसके 80% है ना, वो भी सिर्फ देखता ही रह जाएगा। क्योंकि यहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं की तो भैया आपके 80 आई हो या 90 आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस 50-60 वाले बच्चे ने भी अगर मेहनत कर ली तो वो भी सिलेक्शन यहां से ले जाएगा। ये बात फैक्ट है भाई। अगर आपने इन चीजों की ओर थोड़ा ध्यान देना है, कंपटीशन एक अलग जमाना है भैया। 200-300 बच्चों पे एक बच्चा खड़ा होता है, वहां से एक सिलेक्शन होता है। तो आपको ये चीजें साथ में रखनी है कि हम कॉलेज के ये हैं, हम टॉपर हैं, वो चीजें तो आप दिमाग से हटा देना। उन चीजों से कुछ नहीं होने वाला, उन चीजों से कभी सिलेक्शन भी नहीं होता। कभी भी है ना, कभी भी मैं बता देता हूँ, आप यूट्यूब तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी। सच में बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे ऐसी चीजें थी नहीं। कि ऑनलाइन, मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि इलेक्ट्रिकल मशीन मैंने 32 हार्स में पढ़ा था। और सच में बता रहा हूँ, हम कौन कौन थे ये भी बता देता हूँ। आप रवि सर को जानते होंगे, रवि सर को जानते हो? कौन कौन रवि सर को जानते हैं? रविंद्र जहांगीर सर, एक बार बताना, रविंद्र जहांगीर सर को कौन कौन जानते हैं? मेरी जो भी यहाँ पे क्लास में बच्चे हैं। सुमित कुमावत आप जानते हो? अच्छा, ओके ओके, यस आप जानते हो। रवि सर, मैं देखो, मैं काश मैं आपको बता देता हूँ, चलो आप पीएस में पढ़ा है। रवि और मैं, है ना, हम साथ में 4 साल तक रूम पार्टनर रहे हैं महाराष्ट्र पूना के अंदर। महाराष्ट्र पूना के अंदर हम 4 साल तक रूम पार्टनर रहे हैं। और मैं अभी मैं बिलोंग यहीं से करता हूँ, जयपुर से। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो वापस मेरे को घर लौटना पड़ा, मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया। हमारा दोनों को साथ में कोचिंग भी था वहाँ पे पूना के अंदर, हम दोनों ने साथ में 4 साल गुजारे। और वो मतलब रवि सर का अभी आपने देखा नहीं है, अभी तक उनके अच्छे सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुए नहीं है। आप जब उनका देखोगे ना, उसको टीचिंग एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मेरे से पहले से वो टीच करता है। मतलब 1 साल पहले से हम क्या थे, हम कॉलेज के टाइम से टीच करते थे। हम दोनों के दोनों कॉलेज से, मतलब जब हमारा फर्स्ट ईयर था ना, तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करते थे कि हम घर से पैसा नहीं लेते थे। हम क्या करते थे, टीच करते थे। और टीच किसको करते थे? सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाते थे, और थर्ड ईयर में तो सेकंड ईयर वालों को पढ़ाते थे। ऐसे हम टीच करते थे। और उसके बाद ये तो बात की बात है कि हम कंपटीशन में बाद में पढ़ाने आ गए। लेकिन सबसे पहले हम साथ में ऐसे पढ़ाए। रवि सर मतलब एक नंबर जबरदस्त फैकल्टी है। तो हम दोनों ने वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें को एनालिसिस भी करते थे। और हम दोनों साथ में ही हमने कोचिंग की थी, हम दोनों ने साथ में ही कोचिंग की थी। उसने भी 32 हाउस में इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा था, मैंने भी वही पढ़ा था। हम यही मतलब यही बोलते थे यार, कोई भी टीचर पढ़ा के आ जाता था और वहाँ पे पढ़ा देता था ना, तो मतलब ये बोलता था कि यार मशीन को इतना खतरनाक सब्जेक्ट है यार, मतलब भाई समझ में नहीं आया। मतलब कुछ समझ में नहीं, 32 आवर्स में आप समझ सकते हो, कुछ भी समझ नहीं आया हमारे को, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो रवि, हम दोनों ऐसे बात करते थे, हमारी क्लासेस होती थी उसके बाद, कि रवि तेरे को कुछ समझ में आया, तेरे कुछ पाने पड़ा, मतलब क्या बोलना चाहता है? मतलब सच में बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर की ये जो 2 वाइंडिंग है ना बीच में, एक कोर डाल देते हो, सिर्फ ये याद रहता था और पता नहीं बाकी क्या होता था। इतना गंदा वाला, मतलब इतना गंदा वाला यार, कैसे मतलब कोचिंग वाले इतना कैसे लूट सकते हैं कि आप 32 हार्स के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन को खत्म करा सकते हो आप।
बहुत गलत चीजें थी ऑफलाइन में। अभी आपको पता नहीं, जो बच्चे ऑफलाइन में फंसे हैं, ऑफलाइन में गए हैं ना, उनको पता है कि ऑफलाइन में बच्चे क्या होता है। टीचर्स को लेके आते हैं, ओके, उनको एक ड्यूरेशन दिया जाता है, भैया टीचर के पास फिक्स ड्यूरेशन होता है कि इस हार्स के अंदर आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है तो कराना पड़ेगा ही सही, उसके ज्यादा कोई वो नहीं है। अब टीचर को देखो हार्ली बेसिस वहां पे पेमेंट होगा, तो पेमेंट होगा तो वो उसी हार्स के अंदर उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश करेगा, उसी हार्स के अंदर वो कंप्लीट कराएगा जितना टीचर को उन्होंने आगे से अलॉट कर रखा होगा कि सर आपको इतने घंटे, क्योंकि वहां पे एजुकेशन का कोई मतलब नहीं था, उसको बच्चों से उसे कोई मतलब नहीं था, बच्चों से फीस ले ली है, वहां से बच्चों से फीस आ चुकी है। अब वो वहां से कितना सेविंग करेगा कोचिंग वाला? कोचिंग वाले को ये है कि टीचर को मेरे को हार्डली बेसिस पेमेंट करना पड़ेगा, और हार्डली बेसिस अच्छा खासा पेमेंट होता है टीचर्स का, तो क्यों ना मैं इसको इतने घंटे देता हूं और इतने घंटे में मशीन के लिए देता हूं, इतने घंटे इस सब्जेक्ट के लिए देता हूं, तो मेरा भी सेविंग हो जाएगा, ओके, और टीचर का भी काम हो जाएगा। तो टीचर बेचारा वहां पे क्या करेगा, ठीक है सर आपने बोला तो हम इस हार्स के अंदर ही कर लेंगे। ऑफलाइन में ये होता है। अभी आपको पता नहीं है ऑफलाइन के बारे में, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अरे मतलब मेरे को ज़्यादा आती नहीं है भाई, राजस्थानी लैंग्वेज हूँ राजस्थान से, पर ज़्यादा नहीं है, आती नहीं है मेरे को, मतलब मैं घर पे ही बात कर पाता हूँ, है ना। अभी आपको भी समझ में नहीं आएगी, ओके, आती है, मतलब इतनी भी क्या बोलूँ यार मैं, कभी कभी निकल जाती है, ऑटोमेटिकली निकल जाती है, कभी कभी याद नहीं रहता, ओके। तो भैया देखो कंटेंट आपको सुपर मिल रहा है यहाँ पे, बस अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो बच्चा मेरी फर्स्ट क्लास में आएगा उसको जिंदगी में भी समझ में नहीं आएगा, वो ऐसे बोलेगा सबसे गंदी क्लास चल रही है इलेक्ट्रिकल मशीन की, ये बात फैक्ट है। वो सीधी यही बात बोलेगा कि भैया सबसे गंदी क्लास अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की होती है तो जेनिक में होती है, वो भी जेनिक जेई एई चैनल पे, ओके। लेकिन जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्या चीजें पढ़ाई जा रही है और किन चीजों का उन चीजों से कैसे यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करवाया जा रहा है, ओके। सब कुछ रिलेशन के साथ ही चल रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि बिना रिलेशन के चीजें ऊपर नीचे कैसे भी हो रही हो, ओके। चलो स्टार्ट करें चलो भैया जेड इक्विवेलेंट। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोसेस में आ जाते हैं हम। अब अपने प्रोसेस में आके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ओके बच्चों स्टार्ट करें। हम्म चलो चलो भैया, अभी 217.92 एट एन एंगल ऑफ -2.63, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चे कि यहाँ पे जो आपने ये बनाया तो यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो जेड इक्विवेलेंट हो गया तो बच्चे जेड इक्विवेलेंट का तो आपने वैल्यू निकाला था ना पहले, जेड इक्विवेलेंट का तो इधर वैल्यू कहीं पे निकाला था ना, ये रहा 120 प्लस जे 240, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस J2, यही आएगा भैया। I2 डेज का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब देखो इसको सोल्व कर लेना आप, मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। मेरे पास जो आंसर है आप सोल्व करोगे तो आपके पास भी यही आंसर आ जाएगा। तो आई नोट का वैल्यू आएगा आपके पास 0 पॉइंट, आप घर पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ओके, यही आंसर आएगा एट एन एंगल ऑफ -66.07। चलो आई नोट का आपको वैल्यू मिल गया। अब बच्चों ये बताओ कि आपके पास आई नोट का वैल्यू मिल चुका है तो क्या अब हम आई वन का वैल्यू नहीं निकाल सकते? आई वन का वैल्यू कितना होगा भैया? आई नोट प्लस I2 डेज होगा ना, ओके। चलो कितना आएगा भैया? आई वन इक्वल्स टू आई नोट का वैल्यू कितना आया भैया? आई नोट का वैल्यू कितना है भैया? ये आया 0.8122 एट एन एंगल ऑफ -66.07, ओके, प्लस आई टू डेज आपने निकाला। आई टू डेज कितना निकाला? सर आई टू डेज हमने निकाला, ये रहा हमारे पास, ये रहा 14.05 एटन एंगल ऑफ कितना आया? एटन एंगल ऑफ -4.8। चलो इतनी मुश्किल के बाद हमने ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, आई वन भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो बच्चे इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो माइनर मिस्टेक क्या होती है बच्चे, ये माइनर मिस्टेक बड़े ध्यान से सुनना कि यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है, ओके, मिस्टेक्स क्या होती है। अब जब आप मिस्टेक्स देखने जाओगे, ओके, आई वन का भी टोटल वैल्यू मैंने निकाला होगा, ओके, तो आई वन का जो टोटल वैल्यू आएगा आप निकाल लेना, यहाँ पे यही आएगा 14.458 एट एन एंगल ऑफ -7
0.67, ये आपके पास आंसर आएगा। ओके, ये आपके पास पोलर में आ जाएगा। अब सर यही तो चीजें हमसे पूछी थी ना सर, यही चीजें हमसे पूछी थी, यही चीजें हमसे पूछी थी, और I1 भी हम निकाल। अब बड़े ध्यान से सुनना कि यहां पे अब आपसे गलतियां क्या क्या होती, गलतियां क्या क्या होती है। अब ये बताओ बच्चे, सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछूं कि भैया IC का वैल्यू कितना होगा। अगर वो IC का भी पूछ लेता, अगर मैं पूछूं कि IC का वैल्यू अगर आपसे पूछ ले, और अगर आपसे IM का वैल्यू भी पूछ लेता, तो आप ये कर देते ना भैया, E2 डेज इसी के अक्रॉस का वैल्यू है ना सर, E2 डेज डिवाइडेड बाय RC, ये क्या हो जाता भैया आपके पास IC, और IM क्या हो जाता भैया E2 डेज डिवाइडेड बाय X। लेकिन सर जो ये I नोट आपने निकाला, ये जो I नोट है, ये जो आपके पास ये रहा, ये I नोट है, पोलर में है, तो ये कोस की फॉर्म में आएगा, एक साइन की फॉर्म में आएगा। तो सर आप ऐसे लिखते हो ना सर, I इक्वल टू IC इक्वल टू I नोट कोस ऑफ फाई नोट, इससे भी हम निकाल लेंगे। और साइन एक आएगा आपके पास I नोट साइन ऑफ फाई नोट, उससे भी हम निकाल लेंगे। तो यहां से हम IC भी निकाल सकते हैं, यहां से हम IM भी निकाल सकते हैं। आप देखो स्टेप 5 बड़े इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। स्टेप 5 देखो, अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है भैया, ओके, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपने चीजें सीखने को मिली होगी। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड इनपुट पावर, अगर इनपुट पावर आपसे पूछा है तो आप क्या निकालते सर। अगर इनपुट सप्लाई पावर मतलब इनपुट पावर आप कैसे निकालते सर, P1 RMS, सबका सब RMS वोल्टेज है, और I1 RMS और cos ऑफ फाई। अब ये जो फाई होगा बच्चे, ये किस किस के बीच का एंगल होगा, B1 और I1 के बीच का एंगल होगा, B1 और I1 के बीच का एंगल होगा। B1 कहां पे है भैया, B1 कहां पे है, सबसे पहले तो देखने जाओ कि भैया V1 तो हमारे पास ये रहा सर, V1 तो यही था, ये कितना था 230 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये कितना था 230 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ओके, I1 कहां पे है भैया, I1 देखो, I1 कहां पे आया था अभी, ये रहा, कितना है आपके पास यहां पे -7.67, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है भैया, कितना आया 7.67 आया ना। तो भैया यहां पे इसका वैल्यू आएगा cos ऑफ 7.6। ओके, I1 RMS का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, B1 RMS मतलब 230 यहां पे पुट कर दोगे, और I1 RMS कितना है सर, I1 RMS कितना है सर आपके पास, I1 RMS कितना है सर, ये रहा 14.458, 14.458 सोल्व कर लोगे इसको। ओके, ऐसे ही आप Q का वैल्यू निकाल लोगे, उसमें क्या निकालोगे सर, B1 RMS और I1 RMS साइन ऑफ फाई नोट, ठीक है, साइन ऑफ फाई। ये फाई किस किस के बीच का एंगल है सर, B1 एंड I1 के बीच का एंगल। इतनी सी बात समझ में आई। अगर मैं यहां पे आपसे कॉम्प्लेक्स पावर भी पूछता तो कॉम्प्लेक्स पावर भी निकाल देते आप, V1 RMS इंटू I1 RMS, ये भी आप निकाल देते, मतलब वोल्ट एम्पीयर रेटिंग आप निकाल देते। ओके, अगर ये सारी चीजें निकाल देते, अगर इसके बाद मैं आपसे पूछता कि इनपुट पावर फैक्टर अगर आपसे पूछ लेता, फोर्थ में अगर मैं पूछ लेता इनपुट पावर फैक्टर, तो इनपुट पावर फैक्टर इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज एंड I1 के बीच में ही तो होता ना। ओके, मतलब मैंने बोला था कि भैया पावर फैक्टर वहां पे निकाला जाता है, अगर इनपुट पावर फैक्टर पूछा है तो यहां का वोल्टेज, यहां का करंट, यही तो निकाल दो भैया, यहां का वोल्टेज, यहां का करंट, उसी से तो आप इनपुट पावर फैक्टर निकालोगे, मतलब I1 और V1 के बीच का एंगल कितना है, ये तो सर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री पे है, ये आपके पास -7 पॉइंट जितने भी डिग्री पे है यहां पे बता रखा है। I1 का कितना आया था भैया, I1 का कितना आया था, I1 का वैल्यू कितना है, I1 का कितना आया था, कितना आया था -7.67,
तो सर यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है 7.67, तो यहाँ पे कितना है भैया cos ऑफ, ये हमारे पास पावर फैक्टर, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब देखो माइनर मिस्टेक आप क्या करते हो। नेक्स्ट स्टेप 6, माइनर मिस्टेक, यहां पे लिख दो माइनर मिस्टेक। हमारी जो माइनर मिस्टेक, हम क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो बड़े ध्यान से सुनना, अब बड़े ध्यान से सुनना, ओके, कि हम माइनर मिस्टेक क्या करते हैं। अभी आपके पास आई नोट का जो वैल्यू आया, आई नोट का जो वैल्यू आया वो कितना आया भैया, कितना है, कहां पे, 0.8122 एट एन एंगल ऑफ -6607, यही आया। माइन 0.8122 एट एन एंगल ऑफ कितना है भैया, -6607, -6.0, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे में आईसी की वैल्यू पूछता आपसे, आई नोट कोस ऑफ फाई नोट, ओके, ये निकाल लेते हैं आप। तो सर मतलब आप ये बोलो कि 0.8122 कोस ऑफ, ओके, कोस ऑफ यही लिखते आप 66.07। दिस इज करेक्ट ना भैया डियर, एक बार बताओ दिस इज करेक्ट ना बच्चों, दिस इज करेक्ट ना, एक बार बता दो दिस इज करेक्ट ना, दिस इज करेक्ट ना, एक बार बताओ बच्चे। और अगर मैं आई एम की वैल्यू पूछ, आई नोट 0.8222 साइन ऑफ, करेक्ट ना। सुमित बोल रहे हो यस, सुमित कुमावत बोल रहे हो नो। अगर आप बोल रहे हो कि नो तो एक बार मेरे को बता दो कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या बताओगे इसको। माइनर मिस्टेक बता दे, देखो यही हमारी गलती होती है। अगर फेजर का डायग्राम याद करना, फेजर डायग्राम मैंने ऐसा कुछ बताया था कभी, ओके, ऐसा कुछ बताया था, यहाँ पे आई नोट था, यहाँ पे आई नोट था, और यहाँ पे सर E1 था और E था कि नहीं, यहाँ पे फाई नोट था, नो लोड पावर एंगल। सर यहाँ पे जो ये फाई नोट था, ये E आपके पास E1 एट एन एंगल, E1 बिटवीन E1 एंड आई नोट के बीच का एंगल, E1 एंड आई नोट के बीच। लेकिन सर यहां पे जो ये एंगल आया है सर, आपने रेफरेंस किसको माना है सर, सप्लाई वोल्टेज को, ये जो आपने दिया, ये जो एंगल आया है सर V1 एंड आपके पास I1 के बीच, सॉरी V1 एंड I नोट। समझ में आया आपकी गलती, आपकी गलती आपको समझ में आई कि आप गलती क्या करने बैठते। तो डायरेक्टली आईसी भैया ऐसे कोई निकालने मत बैठ जाना। अगर ऐसे निकालने जाओगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, क्योंकि आपने रेफरेंस का सबसे बड़ा रोल है सर, यहाँ पे V1 और I नोट के बीच का एंगल है, जबकि ये एंगल होता है E1 E2 एट एन एंगल बिटवीन E1 E2 एंड I नोट के बीच का एंगल। इतनी सी बात समझ में आ गई, ओके। फर्स्ट तो ये आपको समझ में आ गई। दूसरी बात सुनो, सभी को समझ में आई ना, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक को समझ में आएगी, सभी बच्चों को समझ, ये माइनर मिस्टेक मत कर देना। ये सारी चीजें आपको फेजर, क्योंकि वहीं का एंगल वहीं का वोल्टेज होना चाहिए। फर्स्ट सेशन में मैंने बोला था जब भी पावर फैक्टर निकालना हो उसी पॉइंट का आप वोल्टेज लो, उसी पॉइंट पे आप करंट लो, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, वरना डिफरेंट आपका आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 7, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लिया था क्योंकि इसमें सारी चीजें अब मैं इंक्लूड कर दूंगा। देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके पास जो भैया VTH आया वो कितना आया सर, कितना आया सर, आया भैया 229.2, ओके 229.2 एट एन एंगल ऑफ कितना 0.
भैया जेड टी एच कितना, जेड टी एच कितना है, जेड टी एच का 1.09, तो 1.09 1 एंगल 46। ठीक है, अब देखो भैया आपके पास जेड टी एच है, आपके पास 1.09 है, यहाँ पे वी टी एच आपके पास यहाँ पे है। तो भैया ये ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज था, सप्लाई वोल्टेज था वो आपके पास 230 वोल्टेज था। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता कि जो ये VTH होगा सर, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास V1 वोल्टेज जैसा आ रहा है? बताओ, क्या ऐसे नहीं बोल सकता कि ये आपके पास V1 वोल्टेज जैसा आ रहा है, V1 वोल्टेज जैसा आ रहा है? ऐसा नहीं बोल सकता भैया, ऐसा नहीं बोल सकता? बताओ एक बार। बोल सकता हूं ना, अप्रोक्सीमेटली तो आपके पास सेम ही आया ना, 230 और 229, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर मॉडल में इसका तैयार करना चाहूं तो सर VTH इक्वल टू V1 में बोल सकता हूं। और अगर जो ZTH है भैया, जो ZTH है ये 1.09 है, आप इसको जो आपके पास ये जो Z1 है भैया, ये जो Z1 है, ये जो Z1 है, ये भी अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही आएगा, चेक कर लेना, ये भी अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल आने वाला। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल दोगे बच्चे, तो क्या बोल दोगे, दिस इज इक्वल टू जेड, ये Z1 के इक्वल ही आने वाला। मतलब VTH इक्वल टू V1 आ गया, ZTH आपके पास Z1 आ गया। अब देखो यहीं पे इससे क्या हो जाएगा कि यहां पे आपको, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये यहां से चला गया, ये यहां से चला गया। ओके, आपको पता चल गया, यहां से VTH चला गया, ये VTH और ये दोनों सेम हो गया, तो यहां पे कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली V1 ले लोगे। ये वाइंडिंग यहां से चली गई, ओके, ये वाइंडिंग यहां से चली गई। अब यहां पे जो आई नोट जो करंट होती है, दिस इज वेरी स्मॉल, मतलब आप बोलते हो ना 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट आप निकाल सकते हो, आपने निकाला भी है, देख लो सर। आपके पास जो करंट आया है आई नोट का कहां पे है, ओके देखो 0.8122 एट एन एंगल ऑफ -66.07, मतलब ये फुल लोड का 2 to 5% करंट होता है, फुल लोड का 2 to 5% करंट होता है। तो सर मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको भी रिमूव यहां से कर दूंगा, मैं इसको भी यहां से रिमूव कर दूंगा, ओके इसको भी मैंने यहां से रिमूव कर दिया, जो VTH आया वो भी मैंने इसके इक्वल मान लिया। तो सर अब मैं इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल बना सकता हूं। कौन सा मॉडल बना सकता हूं बच्चे, अप्रोक्सीमेट मॉडल बना सकता हूं। देखो देखो, अगर मैं अब बनाना चाहूं बच्चे, भैया यहां पे तो हो गया सर, दिस इज V1 प्लस माइनस V, यहां पे हो गया आपके पास दिस इज R1, क्योंकि ये भी तो JTH के इक्वल है ना, R1, दिस इज JX। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, सबको नेग्लेक्ट कर दिया ना हमने, JTH भी इसके इक्वल था, VTH भी इसके इक्वल था, इसलिए उनको हटा दिया। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप जब इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा। अब देखो इधर जो आएगा भैया, इधर आपके पास क्या आएगा, R2 डेज, आप भैया इस इक्वेशन को सोल्व करना और उस इक्वेशन को सोल्व करना, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर सेम ही आने वाला है, इसीलिए मैंने उसको वहां से रिमूव कर दिया। अब ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है, इसको क्या बोलते हो भैया, अप्रोक्सीमेट मॉडल, अप्रोक्सीमेट मॉडल प्राइमरी साइड, अप्रोक्सीमेट मॉडल। ओके, तो भैया यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ, ओके अगर इसको मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ तो भैया यहाँ पे हो जाएगा आपके पास V1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 डेस, यहाँ पे सर 1 प्लस X डेस, ओके दिस
एक छोटा सा डायग्राम हमारे पास इतना बन गया। उनको क्यों रिमूव किया? क्योंकि वो सबके सब आपके इक्वल आ रहे थे, इसलिए आप उसे रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल अप्रोक्सीमेट मॉडल। दिस इज फाइनल अप्रोक्सीमेट। या बच्चों एक क्वेश्चन था, ओके, क्या इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिला? क्या इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ सीखने को मिला बच्चों? तो हमारा सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, ओके। क्या इस सेशन में आपको सब कुछ सीखने को मिला बच्चों? किसी को कोई सिंगल डाउट भी हो तो बोल सकते हो भैया, ओके। इसीलिए आज के सेशन में मेरे को ये क्वेश्चन लेना था, ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया कि हम न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे, थ्योरी बता रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे, ओके। तो आपको ऑब्जेक्टिव की तो चिंता मत लो कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें प्रोसेस करेगी। आप देखना, आप इसको ना, इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करना, 1 से 2 घंटा निकालना इस क्वेश्चन के लिए, दोबारा घर पे बैठ के केएलसी उठा के सोल्व करना। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और भी आपका दिमाग वर्क करेगा कि हाँ यार यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या करूंगा। जो चीजें हो रही थी ना, वो चीजें क्यों हो रही थी वो भी आपको पता चल जाएगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया अब मैं बता देता हूं आपको, अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको। कल है ना 11:30 बजे 11:30 पे, याद रखना, दैनिक अनस्टॉपेबल चैनल सभी को पता है, दैनिक अनस्टॉपेबल चैनल, अनस्टॉपेबल चैनल, ओके। इस पे क्या होने वाला भैया, इलेक्ट्रिकल मशीन के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले, ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव बच्चे क्वेश्चंस होंगे, ये कहां से कहां तक होंगे? अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर में भैया बहुत कुछ पढ़ लिया है, मतलब हमने 50% ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर लिया है बच्चे, 50% ट्रांसफॉर्मर। अब हमारे पास क्वेश्चंस बन चुके हैं, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चंस बन चुके हैं, हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ओके। सर एक बार इसका शॉर्ट रिव्यू कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा डियर, ओके ओके। चलो चलो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ जाओ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पूरा टाइम ले गया ना। एक ट्रांसफॉर्मर है, देखो अब सुनते जाओ क्या क्या चीजें हैं। एक ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, प्राइमरी साइड ये है, सेकेंडरी साइड इसमें गिवन है जो भी है। आपको जो फाइंड आउट करना है V2, I2 और I1 आपको फाइंड, दिमाग में बिठा लो, I2 कहाँ पे होगा, V2 कहाँ पे होगा, I1 कहाँ पे होगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, ओके। अभी दिमाग में बैठ गई, हमारे को भी पता चल गया कि ये वोल्टेज कभी भी हमें, जब भी आपको नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, हमेशा आप इसको क्या बोलोगे सर, रेफरेंस वोल्टेज। जब भी कुछ भी नहीं गिवन है, ये आपके पास ऐसा गिवन है, जब तक कुछ नहीं बोला है तो इसको आरएमएस मानना है। ये वोल्टेज भैया सिर्फ टर्न रेशियो बताता है, उसके अलावा कुछ मतलब नहीं, ना तो सप्लाई से कोई मतलब है, ना लोड से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है सर इसको। ये सिर्फ यहाँ पे टर्न रेशियो बताता है, ये क्वांटिटी थी। अब देखो सबसे पहले इसको आप किस में बनाओगे सर, सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में बनाएंगे। किधर से किधर लेके जाएंगे सर, आप देखो सर यहाँ पे 230/115 है, आप क्या करो सर, एलवी से एचवी ले जाओ सर। सबसे पहले एलवी से एचवी, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। लेके गए सर, देखो सर एलवी से एचवी लेके गए। अब देखो सर यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया इधर वाले को मेरे को एक वोल्टेज सोर्स बनाना है और एक इम्पीडेंस बनाना है, इधर वाले को एक वोल्टेज सोर्स बनाना है, एक थेवेनिन इम्पीडेंस बनाना है। दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमेशा। अब बार बार प्रोसेस, एक बार प्रोसेस करा लिया ना कि इधर वाले को थेवेनिन वोल्टेज, एक जेटीएच। थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, नेटवर्क में भी बताते हैं, मैंने अब जितना बता सकता था उतना मैंने यहाँ पे बता दिया कि थेवेनिन वोल्टेज, ओके। थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हो, जैसा आप नेटवर्क में निकालते हो वैसा यहाँ पे। वीटीएच कैसे निकालते हो, जैसे आप नेटवर्क में निकालते हो ऐसा यहाँ पे निकालोगे। वीटीएच क्या होता है, ओपन सर्किट, ठीक है। अब देखो सर ये वीटीएच यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया, जेटीएच आपने यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। जो इधर का पूरा पैरामीटर था वो सब कुछ हमने वापिस इसके साथ एज इट इज आपने ऐड कर दिया। R2 डेज का आपने वैल्यू निकाल दिया, सबका X2 डेज का भी निकाल दिया, ZL डेज का भी निकाल दिया, ZTH भी आपने कैलकुलेट कर दिया। नेटवर्क थ्योरम में आप पढ़ते हो, मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया था। VTH भी ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये भी हमने निकाल लिया था, ये हमारे पास आ गया था।
अब सर ये हमारे पास सर्किट बन गया, तो ये करंट कौन सी होगी सर, ये I2 डैश होगी। I2 डैश अगर मेरे को मिल गया तो मेरे पास I2 मिल जाएगा सर, और I2 भी मिल गया तो सर मेरे को V2 भी मिल जाएगा सर, मतलब दो चीजें यहां से मिल जाएगी, I2 भी मिल जाएगा, V2 भी मिल जाएगा। तो I2 डैश सबसे पहले निकलेगा, KVL लगा दो तो I2 डैश हमारे पास आ जाएगा। कहां पे आया भैया, ये I2 डैश आ गया। I2 डैश और I2 के अंदर रिलेशन होता है सर, ओके, क्योंकि आपको पता है कि I2 डैश इक्वल टू I2 डिवाइड बाई A होता है, तो I2 का वैल्यू ये हो जाएगा सर। अगर मैं V2 का वैल्यू निकालूं तो I2 इंटू ZL भी कर सकते हो, लेकिन ZL स्टार्टिंग में जो था वही करना पड़ेगा यहाँ पे R, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3.75। अब जो अगर आप इसी को वेरीफाई कराना चाहते हो तो V2 डैश से भी निकाल सकते हो। V2 डैश कैसे निकालते हो, I2 डैश इंटू ZL डैश। अब ZL डैश आपका कितना चेंज हो चुका है भैया, A स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई आपका R, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया हमारे पास V2 डैश। V2 डैश और V2 के अंदर क्या रिलेशन है सर, V2 इक्वल टू V2 डैश डिवाइड बाई A, तो हमने V2 भी यहां से किया, V2 हो गया, ये हो गया। अब हमारे को टारगेट है सर V2, हमारे को ये भी मिल गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, टारगेट है I1, तो I1 को मैं लिख सकता हूं I0 प्लस I2 डैश। तो I2 डैश तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, I0 कैसे फाइंड आउट करूं सर, अगर यहाँ का वोल्टेज पता है तो यहाँ से अप्लाई KVL, और ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये Z इक्विवेलेंट, तो आपके पास I0 भी आ जाएगा। I0 प्लस I2 डैश आप I1 कर दोगे, ये सारी चीजें आपके पास I1 निकाल लिया, तीनों चीजें फाइंड आउट करनी थी। अब वो जो माइनर मिस्टेक है वो मैंने बता दी कि क्या क्या माइनर मिस्टेक आप करते हो, चीजें नहीं करना है आपको, ठीक है। तो क्या बच्चों समझ में आ गया, सेशन को क्लोज किया जाए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे ये PDF आपको मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है भैया, यहाँ पे आपको पिन टेप कर रखा है टेलीग्राम चैनल ऊपर, तो उससे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। और इसके बाद आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आपके पास अपडेट भी मिलता रहेगा टाइम टू टाइम क्लासेस का, ठीक है। तो 13 को भैया तैयार रखना, 13 को प्रहार से भी जबरदस्त वाला आपके पास प्रहार होने वाला है, किसकी ओर से, पंकज सर की ओर से। तो 13 को भैया तैयार रखना शाम को 5 बजे, तो उस दिन आपको कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, प्रहार से भी मतलब नेक्स्ट लेवल पे कुछ होने वाला है, वो आपको पंकज सर खुद, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल 11:30 बजे मॉर्निंग में और मैराथन के साथ, तो पूरा रिवाइज करके जरूर आना।